एग्जाम्पल आपके हैंडआउट पे गिवन है, कंप्यूट द कंपोनेंट ऑफ द रीमान टेंसर फॉर यूनिट 2 स्फीयर। अब यूनिट 2 स्फीयर का क्या मतलब होता है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो कि 2 डायमेंशनल है, ठीक है। अब ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसके देखिए वैल्यूज क्या है, थीटा और फाई के रिस्पेक्ट से, इसके पोजीशन वेक्टर थीटा और फाई है। मतलब अगर आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें 1 और आपका G22 जो है वो है साइंस के थीटा, और जो नॉन डायगोनल कंपोनेंट है वो क्या है, 0 है। ये आपके पास क्या है जी, साइंस के थीटा। ओके, ध्यान दें, ये हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। ये G11 है, ये G22 है, बाकी ये G12 और G22 0 है। अब सबसे पहला आपने क्या काम करना होता है, इसके क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड आउट करने हैं। जब भी आपने रीमान टेंसर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, उसके क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड आउट करने हैं। कोई भी क्वेश्चन आ गया, रीमान टेंसर कंप्यूट कंपोनेंट निकालें, उसके क्रिस्टोफल सैंपल। अब आपको क्रिस्टोफल सैंपल निकालना काफी डिफिकल्ट लगता होगा। हमने लास्ट टाइम क्रिस्टोफल सैंपल्स को बहुत डिटेल से डिस्कस किया, लेकिन उसकी काफी डिटेल हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आप रीमान टेंसर के इस क्वेश्चन से क्रिस्टोफल सैंपल समझेंगे, आई थिंक सो आपका कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक बात चीज को दो दफा करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर। मैं आपको इसके रीमान टेंसर क्रिस्टोफल सैंपल दोबारा से बताऊंगी। अब देखिए यहाँ पे आपका थीटा और पाई कंपोनेंट है। अब आपने क्रिस्टोफल सैंपल बताना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन कौन से क्रिस्टोफल सैंपल निकाले हैं। ये तो आपके पास काफी ज्यादा क्रिस्टोफल सैंपल इसके निकल सकते हैं। जब आप इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे क्रिस्टोफल सैंपल के फार्मूलाज में, पहली वैल्यू फाइंड करेंगे गैमा 111, गैमा 112, फिर इससे हमें काफी ज्यादा निकालने पड़ेंगे। तो अब हमारे पास इजी मेथड ये है कि आप देखिए, आपके पास दो कंपोनेंट है, एक है थीटा और दूसरा है फाई। अब आप थीटा की प्लेस को का नेम दे दें 1 और पाई की प्लेस को नेम दे दें 2। आपके पास जो भी कंपोनेंट आता है ना, जैसे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है आर थीटा, तो आप आर को 1 दे दें, थीटा को 2 दे दें। अब आपके पास थीटा और पाई है, तो आप थीटा को 1 दे रही हो, पाई को 2 दे रही हो। नेम प्लेसेस दे दिए। प्लेसेस देने के बाद आप देखें G11। अब आप मैट्रिक्स पे आए, जो मैट्रिक्स आपने बनाई। अब G11 में देखें कि आपके पास कौन सी टर्म पड़ी है। अब आपके पास G11 में यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म पड़ी है। इस कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव लें तो क्या होता है, 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा। मतलब अगर आपके पास यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म पड़ी है ना, तो मतलब आपके पास के अलावा कोई भी क्रिस्टोफल सैंपल एग्जिस्ट ही नहीं करता है। मतलब G11 के लिए कोई क्रिस्टोफल सैंपल एग्जिस्ट नहीं। अगर यहाँ पे कोई आपके पास टर्म पड़ी होती ना थीटा, मतलब मेरे पास इसकी जो वैल्यू होती थीटा डी थीटा स्क्वायर होती और थीटा पड़ा होता, तो फिर हमारे पास इसके लिए क्रिस्टोफल सैंपल एग्जिस्ट करना था। अब वहाँ 1 पड़ा है तो कोई क्रिस्टोफल सैंपल एग्जिस्ट नहीं करते। अब सेकेंड टर्म पे आते हैं 5। अब यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। अब ये मैट्रिक्स में इसको क्या नेम देते हैं, हम कहते हैं इसको G22 कहते हैं। अब ये देखें G22 कामा लगाए, थीटा लिखा हुआ है, साइंस के थीटा है ना इसका, ये G11, ये 1 2 1 G22 इसका नेम दे दिया। अब थीटा है, थीटा की प्लेस मैंने आपको क्या बताई थी, 1 है, तो आप G22 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू 1। मतलब आप कौन से क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड आउट करेंगे, जो 2 to 1 के अलॉन्ग आएंगे। मतलब आप इसका क्रिस्टोफल सैंपल सबसे पहले देख लें। तो अगर हम इसका क्रिस्टोफल सैंपल लिखेंगे तो आप लिखेंगे गैमा 2 2 1। अब आप इसी को रोटेट करते जाएं, 1 को अपर में ले जाएं, फिर आप जब आप 1 को ऊपर ले जाएंगे तो गैमा 1 ऊपर चला गया है, ये वाला 2 नीचे आ गया और उसका अपर वाला 2 भी, सॉरी यहाँ पे ना हमने मिस्टेक कर दी। हाँ, सबसे पहले तो आपने जब G22 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिख लिया तो आपने ये 1 ऊपर लिखना है, क्योंकि आपके पास गैमा आई जे की फॉर्म होती है, मैंने जे के आई फॉर्म लिख ली, गैमा 1 और फिर आपके पास ये वाली फॉर्म क्या होगी 2, गैमा 1 2 2। अब आप इसको रोटेट करें, जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये 2 क्या होगा, ऊपर मूव कर जाएगा और ये 2 इधर ही रहेगा और ये 1 क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो ये गैमा 2 to 1 फॉर्म बन गई। तो इसका मतलब है कि आपने एक ये क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड आउट करना है, एक ये क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड आउट करना है, और 2 1 और 1 2 एक दूसरे के सिमेट्रिक होती हैं, तो 2 1 और 1 2 आप ये वाला फाइंड कर लें या गैमा 2 1 2 फाइंड कर लें, दोनों का आंसर सेम आएगा। मतलब आपने इस यूनिट 2 सर्वेयर के लिए टोटल 3 क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड आउट करने हैं। इससे ये बहुत इजी मेथड हो जाता है कि आपको पता लग जाता है आपकी मैट्रिक्स के थ्रू कि आपने सबसे पहले उसको प्लेसेस देनी है। मतलब थीटा की प्लेस 1 रख ली, पाई की 2 रख ली, और अगर आपका पास और कोई कंपोनेंट है तो उसको 3
और कोई कांस्टेंट कंपोनेंट है तो उसको 4, इस तरह उसको प्लेसेस देते जाएं। प्लेसेस देने के बाद आप देखें जो आपके पास डायगोनल में कंपोनेंट आए हैं वहाँ पे कौन सी वैल्यूज पड़ी हैं। अब G11 में कांस्टेंट पड़ा था, उसके लिए कोई क्रिस्टोफर सैंपल एग्जिस्ट करेगा। G22 में आपके पास थीटा पड़ा था, साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा G22 पे पड़ा है, अब थीटा टर्म आई है साइन स्क्वायर की, उसका एंगल जो है वो थीटा आ रहा है। अब थीटा की प्लेस हमने 1 दी थी, तो मतलब G22 कामा 1। अब सबसे पहला क्रिस्टोफर सैंपल इस G22 गैमा कामा 1 को देख के लिखना है, मतलब गैमा 122 हमने लिख लिया। फिर इसको रोटेट करें तो आपका टोटल 3 क्रिस्टोफर सैंपल। होप सो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब इसके बाद आपके पास क्रिस्टोफर सैंपल, आपने फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, आपने क्रिस्टोफर सैंपल फाइंड आउट कर लेने हैं। क्योंकि क्रिस्टोफर सैंपल का मैंने आज का काफ़ी ज़्यादा डिटेल से इसको डिस्कस किया, इसके फार्मूला को, तो यहाँ पे मैंने क्रिस्टोफर सैंपल का फार्मूला लिखा इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। आपने वो देख लेना, गैमा ए बी सी, गैमा ए आर बाई 2 माइनस जी बी सी जी सी आर जी आर बी। वैल्यूज को पुट करें। सबसे पहले जब आप गैमा 122 फाइंड आउट कर रहे होंगे तो आप यहाँ लिखेंगे गैमा 1 आर बाई 2, वैल्यूज यहाँ पे पुट करें, आर एज इट इज रहने दें। फिर आप यहाँ पे आर को 1 वैल्यू दें, आर को 2, आर को 3, आर को 4। अब आपको बस सिर्फ वही वाले क्रिस्टोफर सैंपल्स आएंगे। मतलब मैं अगर आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ, हमने क्योंकि यहाँ गैमा 122 फाइंड किया है, मैं यहाँ से आपको वैल्यू बताती हूँ। सबसे पहले जब मैंने ए को यहाँ पे आपके पास अगर आई पड़ा है, ये जे के है, अगर आप आई जे की टर्म में ले रहे हैं, आप आई को 1 वैल्यू दें, आर एज इट इज आ गया अवर 2, फिर बी सी मतलब जे आई, आपके पास फार्मूला होता है जी आई आर बाई 2 माइनस जी जे के कामा आर, जी जे के बाद के आर कामा जे और आर जे कामा के, यही फॉर्मूला होता है। वैल्यूज पुट करनी है, आपने जे के की वैल्यू पुट की, फिर के आर की वैल्यू पुट की, फिर के की वैल्यू इधर पुट की, आर एज इट इज रहने दिया, जे की वैल्यू पुट की, फिर आर एज इट इज और जे और के की वैल्यू पुट की। जे आपके पास 2 है और के भी 2 है, वैल्यूज पुट कर ली। अब यही वाला क्रिस्टोफर सैंपल मैं आपको ये बता रही हूँ कि गैमा 122 आपने कैसे फाइंड आउट करना है। इसके बाद आपने गैमा 122 फाइंड आउट करने के बाद आपने आर को वैल्यू देनी है। आप आर को 1 वैल्यू दें, आर को 2 वैल्यू दें, आर को 3 वैल्यू दें, आर को 4 वैल्यू दें। अब पता है कैसे लगना है कि आर को कितनी वैल्यूज देनी है। आर को क्योंकि आपके पास एक यूनिट 2 स्फीयर 2 डायमेंशनल है, 2 की मैट्रिक्स बनी है, तो आप आर को 2 वैल्यूज देंगे। अब आपने सबसे पहले आर को 1 वैल्यू दी, सॉरी आर को 1 वैल्यू दी, फिर आर को 2 वैल्यू देंगे, आर को 3 वैल्यू देंगे और आर को 4 वैल्यू देंगे। यहाँ पे 4 वैल्यूज देंगे, दे भी लें तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप नहीं देते तो क्योंकि आपके पास G11 की वैल्यू है और G22 की वैल्यू, बाकी सारे नॉन डायगोनल कंपोनेंट जो है वो जीरो है, इधर भी जीरो इधर भी जीरो। तो अगर आप G12 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा फार्मूला जो है वो जीरो हो जाएगा। मतलब आर जब आप 2 पुट करते हैं, फिर आप R3 पुट करें, वो भी जीरो है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। आपके पास G11 की वैल्यू है 1। अब देखिए यहाँ G11 अपर फॉर्म में लिखा है, हमारे पास जो G11 है वो लोअर फॉर्म में है। ये जो G11 है इसकी फॉर्म जी हम इसको ऐसे G22 G की लोअर इंडिसेस में 22 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास फॉर्मूले में G अपर 1 आ रहा है। मतलब आपने ये जो आपके पास जो भी मैट्रिक्स होगी ना, इसका आपने इनवर्स ले लेना है। अब आप इसका इनवर्स लें, 1 का इनवर्स 1 ही आएगा, 0 0 एज इट इज। साइन स्क्वायर थीटा का इनवर्स 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब G11 की वैल्यू की जगह आप 1 पुट करेंगे, यहाँ पे मैं इसको साथ साथ पुट कर जाती हूँ, 1 बाई 2 हो गया। G22 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 लेना है, मतलब G22 आपके पास था साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब थीटा के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, तो -2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इसका डेरिवेटिव आएगा। 2 1 टर्म 0 है, 1 2 भी 0 है, तो आपके पास बाकी टर्म 0 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे -2 साइन थीटा कॉस थीटा अवर 2 से कैंसिल हो जाएगा, बस गैमा 122 का आंसर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। इसी तरह से आपने गैमा 212 फाइंड करना है या गैमा 22 फाइंड करना है। होप सो आपको अच्छे से समझ आया होगा। और आप बस इसका जो गैमा 221 फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से आप गैमा 221 की एक्सपेंडिंग देख लिया, आपका क्वेश्चन हो रहे, ठीक है, आपने इसको कॉपी नहीं करना, मैं आपको लास्ट पे दिखा दूंगी। ये आपने गैमा 221 का फार्मूला ओपन किया, उसी तरह से आपने R1 पुट किया, R2 R1 पुट करेंगे तो पूरी टर्म 0, R2 पुट करेंगे R3 R4 बाकी टर्म 0 की हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास देखिए यहाँ पे G21 0 है, G12 भी 0 है, तो इसलिए बाकी टर्म आपका 0 हो जाते हैं। अब आपने इसकी मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी है, आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करनी है, आपके पास इसका आंसर ये आएगा। अब आपके पास सारे क्रिस्टोफर सैंपल आ चुके हैं। अगर आपको वो क्वेश्चन में क्रिस्टोफर सैंपल दे देते तो वेल एंड गुड, और अगर आपको क्रिस्टोफर सैंपल नहीं देता तो आप इस मेथड से क्रिस्टोफर सैंपल्स को फाइंड आउट करिए। अब द फैक्ट दैट अब आपके पास जो क्रिस्टोफर सैंपल आते हैं ना, उसी के रिस्पेक्ट से हम रिमांड आंसर फाइंड करते हैं।
चाहते हैं। तो इसके जो रीमान टेंसर आएंगे वो इसी को देख के बनाने हैं आपने। R122 आपके पास गैमा 122 आया, तो आपके पास सबसे पहले जो क्रिस्टोफल सैंपल बनाएंगे हम वो इन्हीं को देख के बनाए जाते हैं। तो इसके लिए 2 डायमेंशन सिस्टम में जो रीमान टेंसर बनेंगे वो R1212 बनेंगे। अब देखिए 1 और 1 फर्स्ट टर्म आपकी ये ए टर्म, और ये जो सी है ABCD लिखते हैं या IJKL लिखते हैं, तो I और K सेम है और J और L सेम है। इन्हीं को देख के आपने ये क्रिस्टोफल सैंपल ये रीमान टेंसर लिखने हैं। इस फॉर्म को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमने इस फॉर्म को किस तरह से यहाँ पे लिखा है। वो कहता है यहाँ पे जब आपने ये अब हमने इसकी ये प्रॉपर्टीज देखनी है, बिलो आर द समेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान टेंसर। जब आप इसके KL कंपोनेंट को इंटरचेंज करते हैं, आप इसके फर्स्ट 2 कंपोनेंट्स को इंटरचेंज करते हैं या लास्ट 2 कंपोनेंट्स को इंटरचेंज करते हैं, या आप बस पूरी टर्म्स को इंटरचेंज करते हैं, तो आप बस ये वाली फॉर्म्स आती हैं। तो यहाँ पे भी वो यही बात एक्सप्लेन कर रहा है कि आपने इन फॉर्म्स को लिखना किस। अब ये वाले क्रिस्टोफल सैंपल्स हमने लिख लिए, गैमा 122 आया है। गैमा 122 के अकॉर्डिंग आप अपने क्रिस्टोफल सैंपल्स को ओपन करें। सबसे पहले हम इस 221 के लिए क्रिस्टोफल सैंपल लिखते हैं, तो आप इसको लिख लें 212 है या 221 है, जिस तरह से भी है। आप इसको जब ओपन करेंगे तो मैं इसके अगर 212 फॉर्म लिखती हूँ, 212 लिख लिया 212। अब आपके पास जो टर्म डमी नहीं है ना, वो वाली टर्म इसके स्टार्टिंग में आ जाएगी, 1 इसके स्टार्टिंग में, तो R1212 हो गया। अब आप इसी को रोटेट करते जाएं, उस टाइम तक रोटेट करेंगे, मतलब आप इसके फर्स्ट 2 टर्म्स को रोटेट करें। 1 2 को रोटेट किया तो 2 1, 1 2 को रोटेट किया तो 2 1, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे इस केस में। अगर आप 1 2 को एज इट इज रहने देते हैं और इसकी लास्ट 2 टर्म को रोटेट करते हैं तो साथ नेगेटिव साइन आएगा। अगर आप लास्ट 2 टर्म एज इट इज रहने देते हैं, आप फर्स्ट 2 टर्म को रोटेट करते हैं तो 2 1 2 2 1 हो जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा। मतलब आपने इसके अलोंग सिर्फ ये वाले रीमान टेंसर जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, अब आपने R1212 फाइंड आउट करना है, तो R1212 के लिए आपने जो लास्ट टाइम मैंने आपको फार्मूला ड्राइव करके दिया, अगर आप उस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो ठीक है। अगर आप इसको ABCD की टर्म में लिखना चाहते हैं तो ABCD की टर्म में लिखें। अगर IJKLS फाइंड आउट वाला फार्मूला लिखना चाहते हैं तो वैसे लिखें। सिंपल फार्मूले के अंदर आपने आप पास जो होगा ये वाली टर्म हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग I होगी, सॉरी S होगी, फिर ये IJK होगी। तो इस तरह से आपने फार्मूलाज के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट कर लेना है। अगर आपके पास ABCD के अकॉर्डिंग टर्म है तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे। ये है हमारे पास फार्मूला रीमान टेंसर ऑफ सेकंड काइंड का। इसके अंदर वैल्यूज पुट करें। अब आपके पास जो वैल्यूज हैं वो क्या है, 1 यहाँ लिखा हुआ है 1 और यहाँ लिखा हुआ है 212, मतलब आपके पास I क्या है 2 है, J 1 है, K 2 है। आपके पास यहाँ I और K है तो मतलब 2 पुट करेंगे। आप यहाँ पे देख लें पार्शियल गैमा 2 और ऊपर वाली टर्म के अंदर क्या है IKS है, तो S की जगह आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, मतलब पार्शियल गैमा 122 बाय पार्शियल x1। उसी तरह से आपका जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे वो है पार्शियल गैमा IJ क्या है 2 1 है और S क्या है 1 है, तो मतलब पार्शियल गैमा 1 2 1 लिखेंगे आप यहाँ पे, ये लिखी हुई टर्म। उसके बाद यहाँ पे इस टर्म के अंदर आए तो सॉरी इसको इधर कर लेते हैं, ओके। इस टर्म के अंदर आए तो गैमा IK है, तो IK की जगह आप लिखेंगे 2 2, तो ये देखें गैमा 2 लिखा हुआ है। उसके बाद जो आपके पास अगली टर्म है वो है RJ, R को ऐसे ही रहने देते, J क्या है आपके पास 1 है तो आपने यहाँ 1 लिख लिया R है, और ऊपर वाली टर्म में S के अंदर आपने क्या लिख लिया 1 लिख लिया। अब R को अभी आप ऐसे ही रहने दें। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट टर्म है वो है IJ की जगह पे हमने लिखा 2 1 लिख लिया 2 1। उसके बाद यहाँ पे आपने R एज इट इज रहने दिया और यहाँ पे आपका जो टर्म है वो है K, तो K की जगह पे हमने 2 लिख लिया और S की जगह पे आपने 1 लिख लेना। सारी टर्म्स लिख ली। अब बारी आती है कि आपने R को क्या वैल्यू देंगे। अब ये आप जो आपने क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड आउट किए हैं इसके लिए वो वाली वैल्यूज को पुट करें, मतलब गैमा 1 2 2 हमने लास्ट टाइम यहाँ पे देखा किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। उसका आंसर -sin थीटा cos थीटा वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। x1 मैंने आपको बताया था कि आपके पास ये 2 डायमेंशनल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहा है, तो x1 की प्लेस थीटा और x2 की फाई, x1 की जगह पे थीटा लिख लिया। उसके बाद गैमा 1 2 1 की वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट किया तो वो यहाँ पे लिखेंगे गैमा 1 2 1,
गैमा 1 to 1 नहीं फाइंड आउट किया तो मतलब आपस की ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद ईस्ट क्रिस्टोफल सैंपल की बारी है। अब देखें यहाँ पे 2 2 लिखा हुआ है और ऊपर R है। अब आपने जाके अपने क्रिस्टोफल सैंपल्स के अंदर देखना है कि आपने कोई ऐसा क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड आउट किया है जिसके लोअर इंडिसेस में 2 2 आ रहा हो। सिर्फ लोअर इंडिसेस देखें जहाँ पे 2 2, तो ये वाला क्रिस्टोफल सैंपल जिसके 2 2 आ रहा है, और ये वाला क्रिस्टोफल सैंपल 2 2 देख के अब आपने R की वैल्यू लगानी है। अब 2 2 तो आपने देख लिया, अब यहाँ पे इसके अपर में क्या पड़ा है, 1 पड़ा है, तो मतलब हमारे पास यहाँ पे R क्या है, 1 है। यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, मतलब गैमा 1 2 2 गैमा 1 1 केस बन गया। इसके बाद आप ऐसा कर, आप अगली वाली टर्म में देखें कोई ऐसा क्रिस्टोफल सैंपल जिसके आपने यहाँ पे 2 1 फाइंड आउट किया, तो आप देख ले क्या आपने कोई क्रिस्टोफल सैंपल जिसके लोअर में 2 1 आ रहा है तो किया है। इसके लिए अपर में क्या वैल्यू पड़ी है, 2 पड़ी है, तो मतलब आपको बस यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, 2 है, तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेनी है। 2 2 आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो आएगी, एक सेकेंड, गैमा 1 2 2 गैमा 1 1 1 गैमा 2 2 1 गैमा 1 2 1। उसके बाद गैमा 1 2 1 गैमा 2 2 1। अब आपने R की जब वैल्यूज देख ली, सारे क्रिस्टोफल सैंपल्स देख लिए, वैल्यूज पुट करेंगे। देखें सबसे पहले हमारे पास जो पहला क्रिस्टोफल सैंपल आया वो आया 1 2 2 वाला, वो वैल्यू पुट की तो यहाँ पे आपका गैमा 1 1 1 हो गया। अब गैमा 1 2 2 की जो वैल्यू है वो वहाँ पे पुट करें, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, वही वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर ली इसकी रिप्लेसमेंट में। अब क्या आपने गैमा 1 1 1 को ऐसा फाइंड आउट किया है जिसमें गैमा 1 1 1 आया, तो कोई भी नहीं फाइंड आउट किया, तो ये वाली टर्म भी पूरी क्या होगी, 0 होगी। अब आपके पास ये वाली टर्म बाकी बची और ये वाली टर्म बाकी बची। अब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, एक दफा प्रोडक्ट रूल लगाएं, एक दफा साइन का डेरिवेटिव लें, cos एज इट इज cos का लें, साइन एज इट इज, साइन का लिया तो माइनस cos के थीटा हो गया, साइन का लिया तो cos थीटा होगा और cos थीटा cos के थीटा हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन एज इट इज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन के थीटा आ गया। अब आप इस टर्म पे आए, गैमा 2 2 2 की वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट किया तो वो वैल्यू पुट करेंगे, गैमा 2 और 2 2, तो हमने कोई वैल्यू ऐसी फाइंड आउट नहीं की, तो ये वाली टर्म भी क्या होगी, 0। अब आपने ये वाला क्रिस्टोफल सिंबल देखा था, यहाँ पे आपके कोई मिस्टेक लग रही है, आपने उसकी वैल्यूज को अपने अकॉर्डिंग पुट करना है, जैसे मैंने आपको बताया। R1 पुट करेंगे, गैमा 1 to 1 क्या आपने फाइंड आउट किया, तो गैमा 1 to 1 तो नहीं किया, लेकिन आपने गैमा 2 to 1 फाइंड आउट किया, तो अब आपकी बात यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, 2 है, तो गैमा 2 to 1 और गैमा 1 to 2। गैमा 2 to 1 की क्या वैल्यू थी, कॉट थीटा आपके पास आई, वो वैल्यू पुट की, और गैमा 1 to 2 की क्या आपके पास वैल्यू आई, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा आई। इस फॉर्म वैल्यूज को तो छोड़ दें, यहाँ पे पता नहीं क्या मिस्टेक हुई हुई है। फिर आप इसको सॉल्व कर लें, कॉस कोटेंजेंट थीटा, इसको कोटेंजेंट थीटा, इसको कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखें, साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, आप पास कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, अगेन कैंसिल होगा, आप पास इसके क्रिस्टोफल सैंपल के लिए आंसर जो है वो ये आ चुका है। ये